बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर बेटा थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने आप लोगों को अबाउट फाइनेंस क्या होता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या होते हैं, डिसीजन एरियाज ऑफ एफएम क्या होते हैं, जिसमें हमने एफएम की डेफिनेशन पढ़ी थी। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ ताकि उसके आगे फिर मैं लेके चलूंगा आप लोगों को कि आगे हमने क्या क्या चीजें जो है वो डिस्कस करनी है। सबसे पहले हमने डिस्कस किया था फाइनेंस क्या होता है, तो उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया था कि ऑल द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज आर यूज्ड इन फाइनेंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर मैंने आपको बताया था द मैनेजमेंट ऑफ दीज फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फिर हमने डिस्कस किया था डिसीजन एरियाज ऑफ एफएम। मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ दोबारा। उसमें मैंने आपको तीन किस्म के बेटा डिसीजन एरियाज बताए थे। वो तीन किस्म के डिसीजन एरियाज कौन से थे? द फर्स्ट वन था बेटा इन्वेस्टमेंट, आपके फाइनेंसिंग डिसीजन। क्या होता है फाइनेंसिंग डिसीजन, बताएं, पढ़ा था हम लोगों ने। जी, क्या होता है फाइनेंसिंग डिसीजन बेटा? आप लोगों ने इसका मतलब नहीं पढ़ा। सर मैंने इसमें ये पढ़ा जी बोलें बेटा। Where you get the money? मैंने सर मनी कैसे आएगा बिजनेस में, कहाँ से लेंगे? ठीक है, यानी फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर बेटा बेसिकली मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बेटा दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ। ये चीजें मैंने आपको लास्ट टाइम ही बोला था कि दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर बेटा हम क्या करते हैं, इसमें हम बेटा दो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं। और याद रखिएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट की जो मैंने आपको डेफिनेशन अभी दी है थोड़ी देर पहले, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर मैंने आपको बताया था द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस। तो याद रखिएगा बेटा ये तीन डिसीजन एरियाज है जो आप एफएम के अंदर लेते हैं। अगर कोई कंपनी ये तीन डिसीजन प्रॉपर ले रही है, अगर कोई भी कंपनी इन तीन डिसीजंस को प्रॉपर तरीके से लेती है तो इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रही है। लेकिन अगर कोई कंपनी ये डिसीजन प्रॉपर नहीं लेती तो इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल है वो अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर रही। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर आप दो क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, एक होता है हाउ और एक होता है वेयर। हाउ मच फंड यू नीड, फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू स्टार्ट अ प्रोजेक्ट, आप एक प्रोजेक्ट शुरू करना चाह रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए आपको चाहिए 1 मिलियन रुपीज, 10 लाख रुपया चाहिए फॉर एग्जांपल। तो इसका मतलब हाउ मच का आंसर आ गया 1 मिलियन। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये 1 मिलियन कहाँ से आएगा, फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दिस मनी। अब ये पैसा बेटा हासिल करने के दो सोर्सेज होते हैं, या तो आप किसी बैंक से लोन ले लें, ये लास्ट टाइम भी मैंने एक्सप्लेन किया था, या मैंने फिर कहा था कि आप मार्केट में शेयर्स इशू कर दें। शेयर्स इशू करके भी आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। यानी दो तरह का बेटा फाइनेंस होता है जिसको हम डेट फाइनेंस बोलते हैं और इक्विटी फाइनेंस बोलते हैं। अच्छा, डेट फाइनेंस क्या होता है? डेट फाइनेंस के अंदर हम किसी बैंक के पास जाते हैं और बैंक से कहते हैं कि आई नीड 1 मिलियन रुपीज, तो बैंक आपको लोन प्रोवाइड कर देता है। इक्विटी फाइनेंस के अंदर जो पैसा है वो हम ओनर्स से जनरेट करते हैं। अब ओनर्स कहाँ से आते हैं? ओनर्स के लिए बेटा हम क्या करते हैं, हम शेयर्स इशू करते हैं मार्केट के अंदर। बताया था लास्ट टाइम मैंने, एक्सप्लेन किया था शेयर्स क्या होते हैं, शेयर होल्डर्स क्या होते हैं। जी यस और नो में आंसर दें बेटा, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट। तो मैं इसको एक्सप्लेन करूं प्रॉपर? एक्सप्लेन कर दें सर। सर शेयर्स पीस ऑफ पेपर होते हैं। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बिल्कुल मैं स्टार्ट से बिल्कुल शुरू करता हूँ दोबारा। तो बेटा फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर क्या होता है, हाउ मच मनी यू नीड एंड फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दिस मनी, और ये पैसा कहाँ से आएगा। अच्छा, हाउ मच का आंसर हमने दे दिया कि आई नीड 1 मिलियन रुपीज। कहाँ से आएगा, इसके लिए दो सोर्सेज होते हैं, एक होते हैं डेट फाइनेंस और एक होती है इक्विटी फाइनेंस। डेट फाइनेंस का मतलब होता है लोन लेना, ये जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है, और इक्विटी फाइनेंस का मतलब होता है शेयर्स इशू करके पैसा जनरेट करना। अच्छा, शेयर बेसिकली होता क्या है, ये एक सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी। अब फॉर एग्जांपल मैं छोटे से एग्जांपल देता हूँ, आप एक बैंक के पास जाते हैं, आप बैंक से कहते हैं जी कि मुझे 1 मिलियन का लोन चाहिए, तो क्या बेटा बैंक आपको फौरी तौर पे लोन दे देगा? नो सर। क्या मांगेगा आपसे? सिक्योरिटी। वो आपसे सिक्योरिटी मांगेगा। सिक्योरिटी के तौर पे क्या मांगेगा? वो कहेगा जी अपना घर प्लेज करवाओ, अपनी गाड़ी प्लेज करवाओ या प्रॉपर्टी प्लेज करवाओ। तो आप उसको प्लेज करवाएंगे, उसके अगेंस्ट आपको लोन दे दिया जाएगा। दैट इज कॉल्ड डेट फाइनेंस। अच्छा, अब इक्विटी फाइनेंस के ऊपर आते हैं।
एक कंपनी आपके पास आती है और कंपनी कहती है जी कि मुझे एक 10 लाख रुपया चाहिए, यानी 1 मिलियन रुपीस मैंने इकट्ठा करना है, तो आप मुझे पैसे दें। अब कंपनी तो नहीं आपके पास अपने एसेट प्लेज करवाएगी। कंपनी क्या करेगी, कंपनी से भी आप सिक्योरिटी मांगोगे, क्योंकि हमें क्या पता कंपनी पैसे लेके भाग जाए। कंपनी सिक्योरिटी के तौर पे आपको इशू करेगी पेपर्स। उस पेपर का नाम शेयर भी हो सकता है, उस पेपर का नाम बॉन्ड भी हो सकता है, उस पेपर का नाम कमर्शियल पेपर भी हो सकता है, बैंकर एक्सेप्टेंस, हंड्रेड्स ऑफ पेपर्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। मुख्तलिफ नामों से आपको पेपर्स मिलेंगे। उनमें से एक पेपर जिसका नाम शेयर होगा, दैट पेपर इज कॉल्ड शेयर, और जो पर्सन इस पेपर को खरीदेगा, दैट पर्सन इज कॉल्ड शेयर होल्डर। और जो शेयर होल्डर्स होते हैं बेटा, वो कंपनी के क्या कहलाते हैं, ओनर्स कहलाते हैं। दैट्स वाई जो पैसा शेयर्स बेच के इकट्ठा किया जाएगा, उस पैसे को हम बोलेंगे इक्विटी फाइनेंस। अच्छा, अब ये देखिए, अगर आप बैंक से लोन लेते हैं तो आप क्या देंगे, बैंक को इंटरेस्ट पे करेंगे। अब प्रॉब्लम ये आती है कि अगर हम पैसा शेयर्स के जरिए इकट्ठा करेंगे तो डेफिनेटली बेटा हम फ्री में तो नहीं पैसे दे रहे हैं कंपनी को, तो कंपनी हमें भी कुछ ना कुछ पे करेगी ना। तो शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है, आपको पढ़ा होगा बिजनेस फाइनेंस के अंदर, डिविडेंड सर। जी बेटा, शेयर के ऊपर आपको मिलता है प्रॉफिट, और प्रॉफिट को हम क्या बोलते हैं, डिविडेंड। तो याद रखिएगा बेटा, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि जब भी आप किसी कंपनी का शेयर खरीदेंगे तो आप शेयर होल्डर कहलाएंगे, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ओनर्स कहलाते हैं। और ओनर्स के दरमियान जो है वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन होती है, और उस प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन को हम नाम किसका दे रहे हैं, डिविडेंड का। तो जब भी मैं कोई क्लास के अंदर सिक्योरिटीज का वर्ड यूज करूंगा तो इसका मतलब है मैं सभी पेपर्स की बात कर रहा हूँ, बॉन्ड्स की, शेयर्स की, मैं हर पेपर की बात कर रहा हूँ। लेकिन जब मैं शेयर्स की सिर्फ बात करूंगा तो इसका मतलब है कि मैं सिर्फ शेयर होल्डर्स की बात कर रहा हूँ। जितने भी पेपर मार्केट में इसके अलावा हैं वो सारे डेट फाइनेंस है। इस पेपर के अलावा जितने भी पेपर आप कंपनी के खरीदोगे वो डेट फाइनेंस कहलाएगी कंपनी के लिए। लेकिन अगर कंपनी शेयर्स बेच के पैसा इकट्ठा करेगी तो कंपनी के लिए क्या कहलाएगी, इक्विटी फाइनेंस कहलाएगी। क्यों इक्विटी फाइनेंस कहलाएगी, उसकी मैं आपको रीजन ये दे रहा हूँ, क्योंकि ये पैसा आप ऑनर से इकट्ठा कर रहे हैं। ऑनर्स कौन है, जिन लोगों ने शेयर्स खरीदे हैं वो कंपनी के ऑनर्स हैं। आप लोगों ने अकाउंटिंग के अंदर पढ़ा होगा, एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस ऑनर इक्विटी। वो जो ऑनर इक्विटी होती है वो क्या होती है, वो कैपिटल होता है, और वो ऑनर जो होते हैं वो कंपनी के मालिक कहलाते हैं। सो दैट्स व्हाई शेयर्स के ऊपर आपको प्रॉफिट मिलेगा, बाकी जितने भी पेपर्स होंगे उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ये डिफरेंस मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि ये आपने याद रखना है, ये मैंने अगली क्लासेस के अंदर ये वर्ड्स बार बार यूज करने हैं मैंने। अंडरस्टैंड बेटा। अच्छा, अब फाइनेंसिंग डिसीजन है क्या, अब हमने करना क्या, हमने ये डिसाइड करना है कि क्या हमें डेट फाइनेंस सूट करेगी या कंपनी को इक्विटी फाइनेंस सूट करेगी। अगर हम डेट खरीदते हैं तो हमें कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, और अगर हम इक्विटी फाइनेंस खरीदते हैं तो हमें शेयर होल्डर्स को कितना प्रॉफिट देना पड़ेगा। इन दोनों का एनालिसिस करने के बाद फिर हम डिसाइड करेंगे कि क्या हमें डेट फाइनेंस सूट करेगा या हमें इक्विटी फाइनेंस सूट करेगा। अगर आप मतलब प्रॉपर एनालिसिस करने के बाद ये डिसीजन लेते हैं तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल प्ले कर रहे हैं। अगर बेटा आपने विदाउट एनी एनालिसिस डिसीजन ले लिया, जी बैंक से लोन ले लो, हमने लोन तो ले लिया बैंक से, लेकिन पता बाद में ये चला कि वो लोन हमें बड़ा कॉस्टली मिला, तो इसलिए फाइनेंसिंग डिसीजन ये कहता है कि यू हैव टू आंसर टू क्वेश्चंस, हाउ मच मनी यू आर नीडेड एंड फ्रॉम वेयर यू कैन गेट दिस मनी। पैसा कहाँ से आएगा और पैसा कितना चाहिए। तो अगर एनालिसिस करने के बाद डिसीजन लेंगे तो आपको ज्यादा फायदा होगा। अगर आप विदाउट एनालिसिस डिसीजन लेंगे तो आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल प्ले नहीं कर रहे। जी बेटा, सर ये आपने कहा कि शेयर होल्डर बेच के फिर जो हम प्रॉफिट पैसे जो इकट्ठे करते हैं, ये शेयर जब हम शेयर्स बेचते हैं, शेयर्स जो हैं वो किस सूरत में होंगे, आपने कहा बॉन्ड्स होंगे, वो बॉन्ड कौन सा? नहीं, अब आप गलत समझे हो। मैंने बोला कि सिक्योरिटी एक पेपर होता है, ये जो मैंने सिक्योरिटी का वर्ड लिखा हुआ ना, मैंने ये बोला एक पेपर होता है, उस पेपर का नाम शेयर भी हो सकता है, उस पेपर का नाम बॉन्ड भी हो सकता है, उस पेपर का नाम टी बिल भी हो सकता है। यानी एक पेपर कंपनी इशू करती है, उस पर कंपनी की स्टैंप लगी होती है, उसकी एक प्राइस होती है। फॉर एग्जांपल कंपनी कहती है कि ये पेपर जिसका नाम शेयर है इसकी प्राइस है 10 रुपए। अब हम क्या करेंगे, जिस तरह आप टिकट खरीदते हो, मैंने 10 रुपए दिए कंपनी को और वो मैंने एक पेपर खरीद के अपने पास रख लिया। अब कंपनी को तो 10 रुपए मिल गए, अब आपको क्या मिलेगा, आपको ये मिलेगा कि जब साल खत्म होगा और कंपनी को जो प्रॉफिट होगा, कंपनी उस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा आपको देगी आपके शेयर्स के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, चले मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी कर देता हूँ मजीद। ये जो मैंने डिविडेंड का वर्ड लिखा, सपोज करें कंपनी को प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपया, और कंपनी के इस वक्त मार्केट में शेयर पेपर जो है वो 10,000 पेपर है।
मुख्तलिफ लोगों के पास, किसी ने 10 खरीदे, किसी ने 20 खरीदे, किसी ने 40 खरीदे, किसी ने 100 खरीदा, किसी ने 1000 खरीदा, टोटल 10,000 कर रहा है मार्केट के अंदर। अच्छा, ठीक है। अब आपने जब इसको डिवाइड किया तो आंसर निकला 10 रुपीज। अब मैं आपको बताने लगा हूँ कि आपको क्या मिलेगा। अब ये जो 10 रुपीज निकला, इसका मतलब है कि ये आपको डिविडेंड मिलेगा 10 रुपए पर शेयर। अब आपके पास था एक शेयर, तो आपको 10 रुपए मिल गए डिविडेंड के प्रॉफिट में से। मेरे पास थे 100 शेयर, 100 मल्टीप्लाई बाय 10, मुझे 1000 रुपया मिल जाएगा डिविडेंड का। किसी के पास 50 शेयर थे, 50 मल्टीप्लाई बाय 10, उसको 500 रुपया मिल जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरह ये 1 लाख रुपया जो है, ये सभी शेयर होल्डर्स के दरमियान अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ शेयर, जिसके पास जितने शेयर होंगे उसको उतना ज्यादा डिविडेंड मिल जाएगा। तो ये बेसिकली पेपर्स अगर होते हैं, इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, समझ लें अगर आप। फिर लॉस हो तो फिर वो भी लॉस भी डिवाइड होगा। डेफिनेटली बेटा, हम पढ़ेंगे, हम शेयर्स पढ़ेंगे। शेयर्स के आगे 2 टाइप्स पढ़ेंगे, प्रेफर्ड शेयर्स, कॉमन शेयर्स। तो जो अगर प्रॉफिट होगा, ज्यादा डिविडेंड मिलेगा, कम प्रॉफिट होगा, कम डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड नहीं मिलेगा। ऑनर का मतलब क्या है? अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट भी शेयरिंग होगा, लॉस है तो लॉस भी शेयरिंग होगा। अगर आप मालिक हैं कंपनी के तो प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि शेयर का पेपर अगर आप खरीदेंगे ना किसी कंपनी का, आपने पेप्सी का शेयर खरीदा तो आप पेप्सी के ऑनर कहलाएंगे, चाहे आपने एक ही शेयर क्यों नहीं खरीदा। एक बंदे ने 100 शेयर खरीदा, वो भी ऑनर ही कहलाएगा। फर्क क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कम है, उसकी इन्वेस्टमेंट ज्यादा है, लेकिन दोनों ही ऑनर कहलाएंगे। अंडरस्टैंड बेटा? यस सर। ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा आगे जाके, टेंशन नहीं लेनी। मैं आपको शेयर्स की भी टाइप्स पढ़ाऊंगा, आगे बॉन्ड्स की भी टाइप्स पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल आप ये ध्यान में रखें कि शेयर क्या होता है, एक पीस ऑफ पेपर होता है जिसको हम सिक्योरिटी कहते हैं। हम वो पेपर खरीदते हैं और कंपनी के पास पैसे चले जाते हैं, और जो बंदा इस पेपर को खरीदेगा वो कंपनी का शेयर होल्डर कहलाएगा, और जो शेयर होल्डर्स होते हैं वो कंपनी के ऑनर्स होते हैं। ऑनर्स। ठीक हो गया? इसके अलावा जो पेपर होगा वो डेट फाइनेंस होगा। कंपनी बॉन्ड भी इशू कर सकती है, कंपनी कंपनी जो है वो कमर्शियल पेपर भी इशू कर सकती है, कंपनी बैंक। मैं मुख्तलिफ नाम बोल रहा हूँ पेपरों के। अब जिस तरह शेयर एक पेपर का नाम है, कमर्शियल पेपर भी एक पेपर का नाम है, बैंकर एक्सेप्टेंस भी एक पेपर का नाम है। ये पेपर अगर आप खरीदेंगे तो वो डेट फाइनेंस है, उस पर आपको ऑनरशिप नहीं मिलेगी, आपको फिक्स इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे कंपनी को प्रॉफिट हो चाहे कंपनी को लॉस हो। तो आप शेयर होल्डर नहीं कहलाएंगे, आप कंपनी के सिर्फ इन्वेस्टर कहलाएंगे। गॉट इट बेटा? यस सर। ओके, चलें, ये तो हो गया बेटा हमारा पहला फाइनेंसिंग डिसीजन। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेकंड टाइप है बेटा, दैट इज इन्वेस्टमेंट डिसीजन थे हमारे पास। सेकंड डिसीजन जी, क्या होता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन? बेटा याद रखिए, जब भी हमारी क्लास हुआ करे तो प्रीवियस में से पढ़ के आया करे जो मैंने लेक्चर दिया होता है। मैं वहीं से लेक्चर कंटिन्यू करूंगा जहां से हमारा लेक्चर खत्म हुआ होगा, ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो अंडरस्टैंडिंग में। तो कोशिश करनी है कि जब भी मेरी नेक्स्ट क्लास होगी तो आप लोगों ने ये जो लेक्चर आज का है ये आपने पढ़ के आना है कि सर ने क्या क्या चीजें पढ़ाई थी। सर जी जी बेटा। सर इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो होते हैं वो रिलेट करते हैं फंड से, कि एक फर्म जो है वो कैसे इन्वेस्ट करती है डिफरेंट एसेट्स के साथ, जी चलें, और इसमें वो जो फर्म जो है वो कैसे जी अर्न जी हायर करता है फंड्स। जी जी बिल्कुल सही हो गया। इसमें बेटा हम इसमें बेसिकली डिस्कस क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम ये देखेंगे कि कंपनी ने अब पैसा लगाना है। फॉर एग्जांपल कंपनी के सामने जो है वो 2 से 3 प्रोजेक्ट है, एक प्रोजेक्ट ए है, प्रोजेक्ट बी है, प्रोजेक्ट सी है। अब कंपनी ये डिसाइड करना चाहती है कि हमें ए में जाना चाहिए, बी में जाना चाहिए, सी में जाना चाहिए। फॉर एग्जांपल प्रोजेक्ट ए ये है कि कंपनी को टेक्सटाइल में लगाना चाहती है, प्रोजेक्ट बी ये है कि कंपनी को केमिकल में पैसा लगाना चाहती है, प्रोजेक्ट सी ये है कंपनी किसी टेलीकम्युनिकेशन में पैसा लगाना चाहती है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपको ये बताते हैं कि विच प्रोजेक्ट इज द मोस्ट सूटेबल प्रोजेक्ट। यानी अगर आप इसमें इसको हम देखें तो हम इसमें क्या कहते हैं, सिलेक्टिंग द बेस्ट वन। यानी हम क्या करेंगे, हमारे पास मुख्तलिफ अल्टरनेटिव अवेलेबल होंगे, प्रोजेक्ट ए होगा, बी होगा, सी होगा। मैं बेटा जितने डिसीजन पढ़ा रहा हूँ ना फाइनेंसिंग डिसीजन, इसके ऊपर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा आगे फर्दर जब हम कंटिन्यू करेंगे। तो जब फाइनेंसिंग डिसीजन वाली आएगी तो मैं बताऊंगा कि ये देखिए हमने फाइनेंसिंग डिसीजन, अब देखिए हम पैसे ऐसे ऐसे इकट्ठे कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट डिसीजन के ऊपर मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा कैपिटल बजटिंग टेक्निक के नाम से। वहां हम क्या करेंगे, हमारे सामने मुख्तलिफ किस्म के प्रोजेक्ट्स आएंगे, उनका डाटा उठाएंगे, उसको हम फार्मूले में रखेंगे, फार्मूले के बाद में आंसर निकलेंगे, और उस आंसर की बेस पे हम डिसाइड करेंगे हमें ए सूट करेगा, बी सूट करेगा या हमें सी सूट करेगा। तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजंस के अंदर हम क्या कहते हैं, सिलेक्टिंग द बेस्ट प्रोजेक्ट अमंग द अवेलेबल प्रोजेक्ट। हम सारे प्रोजेक्ट का एनालिसिस करेंगे, कितना प्रॉफिट दे रहा है, कितना लॉस दे रहा है, बी कितना प्रॉफिट कितना क्या करेगा, सी के ऊपर कितना पैसा लगेगा, कितनी अर्निंग देगा, और उसमें से जो सबसे ज्यादा हमें सूटेबल करेगा हम वो सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप बेटा एनालिसिस करने के बाद प्रोजेक्ट शुरू करेंगे तो इसका मतलब है कि उसके सक्सेस होने के चांसेस ज्यादा हैं। लेकिन अगर आपने ब्लाइंड इन्वेस्टमेंट कर दी, प्रोजेक्ट ए शुरू कर लो जी, पता ये चला कि प्रोजेक्ट ए जो था वो इतना सूटेबल नहीं था जितना प्रोजेक्ट सी सूटेबल था,
तो इसका मतलब है कि आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल प्ले नहीं किया। तो जो कंपनीज एनालिसिस करने के बाद प्रोजेक्ट स्टार्ट करती हैं, इसका मतलब है कि दे आर परफॉर्मिंग द फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अंडरस्टैंड बेटा इन्वेस्टमेंट डिसीजन? यस सर सर। इन्वेस्टमेंट फिर जी कैसे जी, करेंगे, मतलब कि कैसे पता लगेगा कि ये प्रोजेक्ट ठीक है, इसका मैं बेटा प्रॉफिट एंड लॉस देख? मैं वही तो बता रहा हूँ कि हम इसके ऊपर आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स के नाम से। उसमें हम 4 मेथड्स पढ़ेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड पढ़ेंगे, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड पढ़ेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड पढ़ेंगे, एक हमारे पास और मेथड है पे बैक पीरियड। ये 4 मेथड पढ़ेंगे। हर मेथड के अंदर प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करने का तरीका बताया गया होगा। हमारे पास प्रोजेक्ट का डाटा होगा कि प्रोजेक्ट ए पे इतना खर्चा आएगा और ये आपको इतना इतना कमा के दे सकता है। प्रोजेक्ट बी के ऊपर इतना खर्चा आएगा और ये आपको इतना इतना कमा के दे सकता है। हम क्या करेंगे, हम उस डाटे को फॉर्मूले में पुट करेंगे, जो मैं आपको सिखाऊंगा। उस फॉर्मूले का आंसर निकलेगा। अगर आंसर पॉजिटिव आ गया तो इसका मतलब प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल, अगर आंसर नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब प्रोजेक्ट लॉस दे रहा है। उसमें से फिर जो सबसे ज्यादा सूटेबल होगा, हम उसकी बेस के ऊपर, फॉर्मूले की बेस के ऊपर डिसाइड करेंगे कि ये हमें सूट करेगा और ये हमें सूट नहीं करेगा। फिलहाल के लिए आप सिर्फ ये यहाँ पे सिर्फ ये समझें कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब ये होता है कि आपने एनालिसिस करने के बाद जो बेस्ट प्रोजेक्ट है उसको सिलेक्ट करना है। कैसे करना है वो मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल की फॉर्म। अंडरस्टैंड? ओके सर, इसमें थोड़े से मतलब मैथमेटिकली भी क्वेश्चंस होंगे और थ्योरी भी होगी? थोड़े से नहीं, काफी मैथमेटिकल होंगे बेटा। अभी ये हमारा सिर्फ ये पहले 3 या 4 लेक्चर थ्योरी के होंगे, उसके बाद फिर मैंने न्यूमेरिकल के ऊपर ही आ जाना है। ये जो आपका ओके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का सब्जेक्ट है ना, ये थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल मिक्स है। ओके ठीक हो गया? ओके ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन बेटा समझ आ गया। बाकी जो चीज मेरे पास अवेलेबल होगी वो मैं आपके साथ शेयर करता जाऊंगा। ये स्लाइड्स हम अभी पढ़ रहे हैं, ये स्लाइड्स आपके ग्रुप में शेयर हो जाएंगी। बुक भी आपके ग्रुप में शेयर हो जाएगी जिसको हम फॉलो करेंगे। वो कर दिएगा सर ताकि परचेज कर ले। हाँ जी, परचेज कर लीजिएगा। मैं आपको सॉफ्ट कॉपी भी सेंड कर दूंगा, परचेज करनी है तो परचेज भी कर लीजिएगा। ठीक है सर। ओके, थर्ड बेटा, एसेट मैनेजमेंट डिसीजंस। थर्ड डिसीजंस जी, ये क्या होते हैं? सर इसमें करंट एसेट और फिक्स एसेट को देखते हैं कि मतलब किसकी तरफ जाना है। यानी एसेट्स होते क्या है, पहले तो बिल्कुल सही बोला आपने बेटा जी। एसेट्स होते क्या है? हर वो चीज बेटा जो कंपनी की मलकियत होती है, एनीथिंग व्हिच इज ओन्ड बाय द कंपनी इज कॉल्ड इट्स एसेट। अब एसेट दो तरह के होते हैं, एक आपके करंट एसेट्स होते हैं और एक आपके फिक्स एसेट्स होते हैं। करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको आप विद इन 1 ईयर कंज्यूम कर लेते हैं, और फिक्स एसेट बेटा आपके वो एसेट्स होते हैं जिनको आप मोर देन 1 ईयर में कंज्यूम करते हैं। करंट एसेट्स में आपकी कैश आ जाती है, आपकी इन्वेंट्री आ जाती है, आपके रिसीवेबल्स आ जाते हैं। फिक्स एसेट में आपकी लैंड, बिल्डिंग एंड सो ऑन, काफी सारी एग्जांपल्स अवेलेबल हैं। अच्छा, अब एसेट मैनेजमेंट डिसीजन है क्या? एसेट मैनेजमेंट डिसीजन ये कहता है कि which combination of asset is the most suitable combination for the company। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास 1 लाख रुपया है। अब आपने ये डिसाइड करना है कि इस 1 लाख में से कितनी मालियत के करंट एसेट रखने हैं और कितनी मालियत के आपने फिक्स एसेट रखने हैं। अब देखिए, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल। 70-30 कर लें, 30-70 कर लें, 50-50 कर लें, 20-80 कर लें, 80-20 कर लें। अगर आप कॉम्बिनेशन बनाने बैठेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ कॉम्बिनेशंस आर देयर कि आप बना सकते हैं। But the problem is that which combination is the most suitable combination for the company? This decision is called asset management decision। तो आपने यहाँ पे क्या करना है कि आपने कॉम्बिनेशन ऑफ एसेट्स बनाना है कि फॉर एग्जांपल क्या मुझे करंट एसेट में पैसा ज्यादा रखना चाहिए या मुझे फिक्स एसेट में पैसा ज्यादा रखना चाहिए। अब इसकी छोटी सी एग्जांपल ले लें कोरोना की। अब देखिए, जब कोरोना आया 2020 के शुरू के अंदर, मार्च अप्रैल के अंदर, तो जिन लोगों के पास तो करंट एसेट में पैसा पड़ा हुआ था, कैश पड़ा हुआ था, उनको कैश की प्रॉब्लम कम फेस करनी पड़ी एज कम्पेयर टू दोज कंपनीज जिन्होंने करंट एसेट में पैसे कम रखे थे, फिक्स में ज्यादा लगा दिया हुआ था। मतलब लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, इस तरह की चीजों में इन्वेस्टमेंट ज्यादा की हुई थी, उनको कैश मैनेज करने में प्रॉब्लम आया। और देखिए, फिर बैंकों ने लोन देना शुरू किया और बहुत सारी फिर स्कीम बाद में आई। तो आपने यहाँ पे ये करना है कि कौन सा एसेट का कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कंपनी को सूट करेगा। बहुत ज्यादा करंट एसेट रखना भी सूटेबल नहीं है, बहुत कम रखना भी सूटेबल नहीं है, बहुत ज्यादा फिक्स एसेट रखना भी सूटेबल नहीं है, बहुत कम एसेट रखना भी सूटेबल नहीं है। तो फिर कौन सा सूटेबल है? इसके लिए मैं आपको एक चैप्टर पढ़ाऊंगा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से, जहां पे हम लोग 3 किस्म की अप्रोचेस पढ़ेंगे। जहां मैं आपको सिखाऊंगा कि अगर आप एग्रेसिव अप्रोच यूज करेंगे तो आपने इतने एसेट रखने हैं, अगर आप कंजर्वेटिव अप्रोच यूज करोगे तो आपने इतने एसेट्स रखने हैं, और अगर आप मॉडरेट अप्रोच यूज करोगे तो आपको ये कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। तो फिर डिपेंड करेगा कि कंपनी किस नेचर की है। तो जिस नेचर की कंपनी होगी उसके मुताबिक आपने अपने एसेट्स को मैनेज करना। तो यहाँ पे हमने करना क्या है, सर इसकी डेफिनेशन एक दफा फिर बोल दें।
जी मैं बोलता हूँ बेटा, देखिए मैं लिख रहा हूँ, मैं लिख भी रहा हूँ कि आपने इसमें देखना ये है कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ करंट एसेट एंड फिक्स एसेट इज द मोस्ट सूटेबल कॉम्बिनेशन, कि विच कॉम्बिनेशन ऑफ करंट एसेट एंड फिक्स एसेट इज द मोस्ट सूटेबल कॉम्बिनेशन फॉर द कंपनी, कि आपने करंट एसेट में कितने पैसे रखने हैं और फिक्स एसेट में कितने पैसे रखने हैं। अगर बेटा आप इसको प्रॉपर तरीके से मैनेज करेंगे तो इसका मतलब है कि आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप विदाउट एनी एनालिसिस आपने कहा यार पैसे ज्यादा रख लो, तो पता ये चला कि पैसे आपने फजूल में रखे, हालांकि आपको इन्वेस्ट करना चाहिए था, आपने पैसा इन्वेस्ट ही नहीं किया, इसलिए कंपनी को इतना फायदा नहीं हुआ। या फिर आपने बिल्कुल ही पैसा नहीं रखा, आपने सारे का सारा इन्वेस्ट कर दिया और खुदा ना खास्ता कोई टाइम ऑफ इमरजेंसी आ गई तो उस वक्त आपके पास पैसे थे नहीं, तो वो भी गलत है। तो फिर क्या करना चाहिए, आपको ऐसा कॉम्बिनेशन रखना चाहिए जिसमें कंपनी को मुश्किल के वक्त पैसे भी अवेलेबल हो और टाइमली कंपनी जो है वो अपना जो सिस्टम है उसको भी रन करती रहे। तो ये बेटा 3 डिसीजन है, अगर कोई कंपनी के 3 डिसीजन प्रॉपर परफॉर्म कर रही है जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं आपके सामने, फाइनेंसिंग डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन एंड एसेट मैनेजमेंट डिसीजन, तो इसका मतलब है कि कंपनी जो है वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल जो है वो बहुत प्रॉपर तरीके से प्ले कर रही है। लेकिन अगर बेटा कंपनी ये डिसीजन नहीं ले रही प्रॉपर, तो इसका मतलब है कि वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का फंक्शन प्रॉपरली प्ले नहीं कर रही। अब देखें इसमें पैसा भी मैनेज तो हो, थोड़ा ये लेके आना, मैं पानी भी लेके आना, मैं जरा दूध भी लेके आता हूँ, पानी भी लेके आता हूँ। दानिश बेटा अपना माइक तो म्यूट कर लें, पानी माइक म्यूट करें अपना। तो अगर बेटा कंपनी ये तीनों डिसीजंस ले रही है प्रॉपर, तो इसका मतलब ये है कि कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो रोल है वो प्ले कर रही है। और अगर बेटा कंपनी ये विदाउट एनी एनालिसिस डिसीजन ले रही है, तो इसका मतलब है कि कंपनी फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल प्ले नहीं कर रही। तो अगर बेटा अब हम डिफाइन करें एफएम को, तो एफएम की डेफिनेशन क्या है, द मैनेजमेंट ऑफ ऑल द फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द बिजनेस इज कॉल्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखें फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम पैसे को मैनेज कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमने कौन सा करना है, एसेट मैनेजमेंट डिसीजन के अंदर भी हम प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें कौन सी एसेट में कितना पैसा रखना है। तो इसमें पैसा भी मैनेज हो रहा है और साथ में हम प्लानिंग भी कर रहे हैं प्रॉपर तरीके से। जी बेटा, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन, एनी वन ऑफ यू बेटा। जी एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी? नो सर। ओके क्लियर है, चलें। अब ये अगर आप ये स्लाइड्स देखें बेटा आगे, तो ये स्लाइड्स बेसिकली इसी के ऊपर है। देखिए व्हाट इज फाइनेंशियल मैनेजमेंट था, और ये देखिए आगे उसकी डेफिनेशंस दी हुई हैं आपको। डेफिनेशन के अंदर फिर आगे वो तीनों किस्म के डिसीजन है, जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, एसेट मैनेजमेंट डिसीजन, जो मैंने अभी आपको पढ़ाए हैं, ये सारे के सारे इसके अंदर लिखे हुए हैं। तो ओके, तो अभी बेटा हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्या थी, अभी हमने डिस्कस किया फाइनेंशियल डिसीजन एरिया ऑफ एफएम क्या थे। अगला टॉपिक बेटा जो हम डिस्कस करेंगे वो होगा बिजनेस क्या होता है और टाइप्स ऑफ बिजनेस क्या होती है। ये आप लोगों ने शायद पहले पढ़ा भी होगा, तो थोड़ा सा मैं इसको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि हमने आगे जाना है। ये वाला गोल ऑफ ये देखेंगे आपके सामने लिखा हुआ है गोल ऑफ अ फर्म। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले उसकी थोड़ी सी बेसिक्स हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक्स डिस्कस करेंगे बिजनेस क्या होता है, देन मैं आपको गोल की तरफ लेके आता हूँ। जी व्हाट इज बिजनेस, कैसे डिफाइन करेंगे बेटा बिजनेस को? सर एनी लीगल एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट। एनी लीगल एक्टिविटी टू अर्न प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। देखें बेटा बिजनेस के लिए लीगल का वर्ड यूज करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप लीगल का वर्ड यूज नहीं करेंगे तो हर एक्टिविटी जो है वो बिजनेस नहीं होती। ये बात ध्यान में रखिएगा, हर एक्टिविटी जो है वो बिजनेस नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल अगर कैसीनो की एग्जाम्पल लें तो कैसीनो पाकिस्तान के अंदर जो है वो बिजनेस नहीं है, लेकिन अगर आप यूरोपियन कंट्रीज में जाकर देखें तो वो बिजनेस है। तो बिजनेस इज एनी लीगल एक्टिविटी परफॉर्म फॉर अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस की बेटा 3 टाइप्स होती हैं जो आपने पढ़ी होंगी। पहली टाइप है सोल प्रोप्राइटरशिप। जी क्या होता है? सर एक ऑनर होता है इसमें। ठीक है, और बेटा इसके अलावा? ठीक है,
प्रॉफिट और लॉस इसी पे डिपेंड करता है, मतलब उसी को ही। बिल्कुल सही बोल रहे हो बेटा। वन मैन शो कहते हैं इसको। सिंगल पर्सन इज द ऑनर ऑफ द बिजनेस, ऑल द प्रॉफिट ऑल द लॉसेस विल फेस बाय द सिंगल ऑनर। सारे का सारा प्रॉफिट, सारे का सारा जो लॉस है वो एक ही बंदा जो है वो, एक ही ऑनर जो है वो बियर करेगा। इसके अलावा इसका जो सेकंड बेटा इसके अंदर डिफरेंस है वो है लाइबिलिटीज का। इसकी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। सबसे पहले बताएं लाइबिलिटीज होती क्या है, थोड़ा सा ये भी एक्सप्लेन कर लें। व्हाट डज मीन बाय लाइबिलिटी? सर जो चीजें जिस चीज के हम लायबल हों, अगर हमने कोई किसी से लोन लिया वो हम उस लोन को देने के लायबल हैं, हमारी लायबिलिटीज अपना हैं, माइक बिल्स हैं आपने हमारे। इस टाइम म्यूट रखना है, ठीक है? जब आप आंसर दे लेंगे तो उसके बाद आपने अपना माइक म्यूट कर दिया करना, क्योंकि आपको पता है लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है साथ साथ। लाइबिलिटी का मतलब बेटा होता है एनीथिंग पेएबल बाय द बिजनेस। हर वो चीज जो बिजनेस के जिम्मे पेएबल है वो उसकी लाइबिलिटी है। फॉर एग्जांपल अगर आपने किसी के पैसे देने हैं तो वो आपकी क्या है, आपके जिम्मे लाइबिलिटी है, तो वो अपने लाइबिलिटी के तौर पर उसको पे करना है। हर वो चीज जो बिजनेस पे करेगा वो उसकी लाइबिलिटी। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का मतलब क्या होता है जी? जो सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस होता है उसकी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं। इसका मतलब क्या है जी? एनीवन? सर इसमें इसके जो पर्सनल यूज की चीजें हैं वो भी उसको जो है वो पे करना पड़ेगा, उसको भी लॉस यस, में। पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ओनर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। मैंने आप लोगों को जो लिंक शेयर किए थे, मैंने आपको बोला था कि वो लेक्चर आपने सुन के आने। अगर आपने सुने होंगे तो उसके अंदर भी ये चीजें मैंने एक्सप्लेन की थी। ये मैं सिर्फ रिवाइज कर रहा हूँ क्योंकि आप लोगों के साथ ये मैंने चीजें शायद एक्सप्लेन नहीं की थी, तो मैंने कहा आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर हो जाएंगे चीजें। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज का बेटा मतलब होता है कि हर अगर खुदा न खास्ता बिजनेस फेल होता है, फ्लॉप होता है, तो द पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑनर इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। तो ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी को बेचा जाएगा, उसका गाड़ी घर हर चीज को सेल आउट कर दिया जाएगा। जब तक वो पैसे पे नहीं करेगा तब तक उसकी जान नहीं छूटेगी। दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अनलिमिटेड लाइबिलिटीज। अच्छा, सेकंड टाइप होती है बिजनेस की बेटा आपके पास, दैट इज पार्टनरशिप। जी, क्या होता है पार्टनरशिप? सर मैक्सिमम आपकी आवाज बहुत कट रही है। सर होते हैं इसमें, जी आती है बेटा। मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 7। सर फॉर्मल अरेंजमेंट होती है 2 और उससे ज्यादा पार्टीज के दरमियान जो मैनेज करती है बिजनेस के ऑपरेशन, बिजनेस के शेयर और प्रॉफिट्स को। 2 और मोर देन 2 पर्सन रन अ बिजनेस। आसान डेफिनेशन बेटा, 2 या 2 से ज्यादा लोग मिलकर जब किसी बिजनेस को रन करते हैं उसको हम पार्टनरशिप कहते हैं। इसके अंदर एक वर्ड यूज होता है पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट का। ये क्या होता है? सर ये एग्रीमेंट होता है, जी जी, इस एग्रीमेंट मतलब में क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट। सर इसमें मतलब कोई एक पर्सन जो है वो उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है लॉस के लिए। और बस यही होता है? और जी बेटा, इसके अलावा? अच्छा, सिंपल बेटा, अ लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑल द टर्म्स एंड कंडीशंस लिखी जाती हैं। इसमें सारी की सारी टर्म्स एंड कंडीशन लिखी जाती हैं कि जी कौन कितने परसेंट प्रॉफिट लेगा, किसको कितना लॉस होगा, कौन कितने प्रॉफिट का हिस्सेदार होगा, किसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, किसने क्या परफॉर्म करना है। ईच एंड एवरीथिंग इज मेंशन ऑन अ लीगल पेपर एंड दैट लीगल पेपर इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड और एग्रीमेंट। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ मेरा इतना हिस्सा, आपका इतना हिस्सा, इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, इसको इतना प्रॉफिट मिलेगा, यानी हर चीज इसके अंदर मेंशन की जाती है। अच्छा, अगर खुदा ना खास्ता पार्टनरशिप खत्म होती है तो फिर इस डॉक्यूमेंट के तहत पार्टनरशिप खत्म होगी जी, कि किसको कितना कितना हिस्सा मिलेगा और कौन किस किस चीज का रिस्पॉन्सिबल था। अब मुझे ये बताएं कि पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटीज होती हैं वो लिमिटेड होती हैं या अनलिमिटेड होती हैं? लिमिटेड सर। अगर खुदा ना खास्ता पार्टनरशिप वाला बिजनेस फेल हो जाता है तो ऑनर की पर्सनल प्रॉपर्टी बिकेंगी या नहीं बिकेंगी? सर बिकेंगी। अनलिमिटेड भी होती हैं। अनलिमिटेड ही होती हैं बेटा बाय डिफॉल्ट।
अनलिमिटेड होती हैं बाय डिफॉल्ट, लेकिन खुद अगर इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड पार्टनर का। वो क्या कॉन्सेप्ट है? फॉर एग्जांपल, दो लोग बिजनेस कर रहे हैं, वो मुझे कहते हैं कि सर आप हमारे साथ ज्वाइन कर लें। मैं कहता हूँ ठीक है यार, मैं पैसा लगाता हूँ, लेकिन एग्रीमेंट में ये लिखो कि अगर खुदा ना खास्ता बिजनेस फेल हो जाता है, फ्लॉप हो जाता है, तो मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं बेची जाएंगी, बाकी जो लोग हैं उनकी बेची जाएंगी। अगर आप लोग एग्री कर लेते हैं, बाकी सब पार्टनर भी एग्री कर लेते हैं और ये बात लिख देते हैं, तो मैं कौन सा पार्टनर बन जाऊंगा? मैं लिमिटेड पार्टनर बन जाऊंगा। तो पार्टनरशिप के अंदर आप लिमिटेड पार्टनर को ऐड कर सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट किसी ना किसी को अनलिमिटेड रहना पड़ेगा। तो जितने भी पार्टनर्स होते हैं वो बाय डिफॉल्ट उनकी जो लाइबिलिटीज होती हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, लेकिन अगर आपने लिख लिखाई कर ली कि जी इसकी या किसी ना किसी को करना पड़ेगा, अनलिमिटेड होना पड़ेगा, तो जिसने लिख लिया वो अनलिमिटेड हो जाएगा। और बाय डिफॉल्ट ये अनलिमिटेड ही होती है, किसी ना किसी की प्रॉपर्टीज लाजमी बिकेंगी इन केस ऑफ सॉल्वेंसी। अंडरस्टैंड बेटा? पार्टनरशिप की समझ आ गई? एनी क्वेश्चन, एनी क्यूरी बेटा यहाँ तक? नो सर। चलें, अभी ये आपकी ये वीडियो एंड हो रही है, मुझे दोबारा ज्वाइन करें इसी लिंक के साथ, फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं।